वेलकम बैक टू द एनिमी चीचाने। आज हम एक और न्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और पिछले चैप्टर के थोड़े से इंट्रो के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, डोंग्यू को कुछ स्कूल बुली बुली कर रहे थे, जो देखकर हमारा हीरो यानी यूराम डोंग्यू को बचाने के लिए, उन बुलीज को रोकने के लिए उनके सामने चला गया था। और वह बुली जैसे ही डोंग्यू पर अटैक करता है एक झाड़ू से, जो देखकर यूराम उस अटैक करने वाले बुली के हाथ को पकड़ लेता है। और जब यह चीज वह बुल्ली देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और अपने हीरो को बहुत गालियां देने लग जाता है, लेकिन इससे अपने हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और यहीं पर ही पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। और इस चैप्टर की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर क्लास के भीतर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था। एक गोल्डन बालों वाला युवक, जिसके चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार का भाव था, चीख रहा था, अरे तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे छोड़ो। उसके हाथ को एक गहरे भूरे बालों वाले युवक यानी यूराम ने कसकर पकड़ रखा था, जिसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की थी। पीछे की ओर एक हट्टा कट्टा आदमी और लाल बालों वाली एक महिला खड़ी थी, जो इस दृश्य का मजा ले रहे थे, मानो यह कोई मनोरंजन हो। पास में ही चश्मे वाला एक और युवक जमीन पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में अपमान की पीड़ा साफ झलक रही थी। भूरे बालों वाला युवक गोल्डन बालों वाले की बात अनसुनी कर उसे अपनी ओर खींचता है। उसके मन में एक विचार कौंधता है, एक कड़वा सत्य जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अतीत में था। एक आंतरिक आवाज गूंजती है, बस इसलिए कि वे दूसरों से कमजोर हैं, बस इसलिए कि वे अकेले हैं। यह विचार उसे एक और दृश्य की ओर ले जाता है, मानो अतीत का कोई भयावह पन्ना खुल गया हो। वहां फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक छोटा बच्चा, जो अपने हीरो का पास्ट है, लाल वालों वाला युवक, जमीन पर बैठा हुआ है। उसके चारों ओर बड़े लोग खड़े हैं, उनकी परछाइयां उस पर पड़ रही हैं। उन्हें नीची नजरों से देखना और उन्हें बहिष्कृत करना, चाहे वह तब की बात हो या अभी की, यह बिल्कुल वैसा ही है। वर्तमान में वापस आकर यूरैम ठंडे और दृढ़ निश्चय के साथ गोरे बालों वाले की ओर देखता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, केवल एक गहरी समझ थी, यहां भी कोई फर्क नहीं है। इस बीच जमीन पर झुके हुए युवक के साथ बैठी महिलाएं फुसफुसा रही थीं। अरे ये वही है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का छोटा भाई। भले ही ये जुड्डवा हैं, पर दिखते बिल्कुल अलग हैं। वाह। पर एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने इसे पहली बार बोलते हुए सुना है, और साथ में हंस भी रहा होता है। फिर बोलता है कि ये तो बस अकेले ही बैठा रहता है। गोरे बालों वाला युवक अपमान की चरम सीमा पर पहुंचकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी नसें तन जाती हैं। तुम छोटे कीड़े, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। उसका गुस्सा एक मुक्के के रूप में बाहर निकलता है, जो जोर से आगे बढ़ता है। परंतु भूरे बालों वाला युवक उरम तेजी से प्रतिक्रिया करता है, और अगले ही पल उसका मुक्का अपने हीरो की ओर बढ़ता है, जो देखकर अपना हीरो थोड़ा सा पीछे हटता है और उसके वार से बच जाता है। और अगले ही क्षण अपना उरम उस गोल्डन वालों वाले व्यक्ति के पैर में अपना पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। और इस तरह अपमान और अन्याय की कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां कमजोरों के लिए खड़ा होने वाला एक व्यक्ति प्रतिशोध की ज्वाला लेकर सामने आता है। कक्षा का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में एक छात्र, जिसका नाम यूआरएम था, अपने यूनिफॉर्म में दृढ़ता से खड़ा था। उसने शांत भाव से सिर हिलाया, मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। तुम्हारी जगह यही है, ठीक है, उसने ब्लॉन्ड हेयर वाले व्यक्ति से कहा। तभी कक्षा के पीछे बैठे छात्रों के समूह से हंसी और फुसफुसाहटों का शोर उठा। एक लड़की, जिसके बाल नारंगी रंग के थे, अपने फोन पर किसी चीज का वीडियो बना रही थी। उसकी मुस्कान क्रूर थी। उसके पास बैठा लड़का भी मजाक में जमीन पर लौट रहा था, और उसने कहा हंसते हुए, हा हा हा, वह मूर्ख क्या कर रहा है। फिर लड़की ने कहा, हे, ये तो बहुत मजेदार है, इसे तुरंत इंस्टा पर पोस्ट करूंगी। वे अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में एक अन्य छात्र का मजाक उड़ा रहे थे, जो नीचे जमीन पर पड़ा था। संभवतः उसी मूर्ख की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने फोन में उस बेबस छात्र का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। यूआरएम ने धीमी गंभीर चाल से उस समूह की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक
अजीब सी चमक थी। यहां हम शुरू करते हैं, वह बुदबुदाया। अगले ही पल एक तेज बिजली सी हरकत हुई। यूआरएम ने अपनी बांह को झटके से उठाया और एक क्षण में उसने अपने पास से गुजरते हुए किसी को जोरदार धक्का दिया। वह छात्र जिसने पहले वाले को गिराया था, अब खुद जमीन पर पड़ा हुआ था। धब्बेदार फर्श पर उसका शरीर फिसल गया। पीछे बैठे उपद्रवी छात्र चौंक गए। नारंगी बालों वाली लड़की और उसके साथी की आंखें फटी रह गईं। क्या? वह इधर आ रहा है। नारंगी बालों वाली लड़की दहशत में चिल्लाई। उसका मजाक तुरंत डर में बदल गया। उसका साथी भी हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके चेहरे पर अब कोई हंसी नहीं थी, केवल भय और आश्चर्य था। यूराम, जिसने अभी अभी एक छात्र को नीचे गिराया था, अब जमीन पर पड़े घायल छात्र के सामने झुका। उस घायल छात्र ने चश्मे पहने हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा सदमे में था। एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में जियान ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? ऊह, घायल छात्र ने जवाब दिया। आवाज उसके गले में फंस गई। यूरेम ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लो, उठो, यह बहुत बुरा था। उसकी आवाज में एक सच्ची सहानुभूति थी। उसने उस छात्र को सहारा देकर उठाया। फिर यूआरएम ने धीरे से पीछे मुड़कर उन उपद्रवी छात्रों की ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडक भरी थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जाते हो, उनके जैसा कचरा हमेशा होता है, उसने कहा। पीछे बैठी नारंगी बालों वाली लड़की ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा था कि ज्ञान उसके लिए आ रहा है। मुझे डर लग गया था, लगा कि वह मेरे लिए आ रहा है, उसने सोचा। लेकिन उसका साथी, जो अभी भी सदमे में था, यूरैम के शब्द सुनकर क्रोधित हो गया। उनके एक साथी ने सोच, क्या कचरा? कक्षा में चुप्पी छा गई। यूरैम ने अपना काम पूरा कर लिया था, कमजोर को बचाया और उपद्रवी को लताड़ लगाई। वह एक नायक की तरह वहां खड़ा रहा, जिसने क्षण भर में ही कक्षा के अंदर न्याय स्थापित कर दिया था। उरम ने उस मजाक उड़ाने वाले लड़के को कचरा कहकर संबोधित किया था, और यह शब्द सुनते ही उस समूह का नेता, एक बलिष्ठ और ऊंचे कद का छात्र, भड़क उठा। क्या कचरा? लड़के के मुंह से यह प्रश्न तब निकला जब उरम ने पीछे मुड़कर देखा। नारंगी बालों वाली लड़की और उसके साथी ने भी अपनी निगाहें उस ऊंचे मजबूत दिखने वाले लड़के की ओर घुमाई। तभी भीड़ में से एक गठीला छात्र, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उरम की ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कठोर आवाज में उरम से पूछा, क्या तुम बकवास करना बंद कर चुके हो? उरम ने बिना किसी डर के उसका सामना किया। उसके चेहरे पर एक शांत भयानक मुस्कान थी। क्या तुम बहरे हो? क्या मुझे फिर से कहना चाहिए? और फिर एक ठंडी स्पष्ट आवाज में उसने दोहराया, तुम कचरे के टुकड़े हो। इससे पहले कि वह मजबूत छात्र कुछ कहता, सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसे उरम ने अभी अभी गिराया था, गुस्से में तिलमिला उठा। उरम ने उसे कचरा कहा था और यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ। वह घुटनों के बल झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। मर जा, कमीने! उसने जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से एक मुक्का उरम की ओर फेंका। यह एक अदम्य, क्रोधित हमला था, जिसने फर्श पर धूल उड़ा दी। उरम ने बिना पलक झपकाए केवल एक त्वरित गति से उस मुक्के को चकमा दिया। उसकी फुर्ती अविश्वसनीय थी। सुनहरे बालों वाला लड़का सदमे में आ गया। उसके मुक्का खाली हवा में चला गया। उरम की आंखें, जो अब लाल रंग से चमक रही थीं, उस लड़के की ओर घूमी। क्या बस इतना ही है? उसने व्यंग्य किया। अगले ही पल उरम ने अपने शरीर को घुमाया और जोरदार लात मारी। वह लात इतनी तेज थी कि हवा भी चीख उठी। लात सुनहरे बालों वाले लड़के के पेट पर पड़ी और वह हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। एक तेज दर्द की चीख उसके मुंह से निकली। कुह हे, ठीक है। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। उरम का बूट उसके सीने पर पड़ा था, मानो उसे कुचल रहा हो। मजबूत छात्र, नारंगी बालों वाली लड़की और उसके साथी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने साथी को इतनी आसानी से और इतने निर्णायक रूप से हारते हुए कभी नहीं देखा था। भय और अविश्वास ने उन्हें जकड़ लिया। कक्षा में अब पूरी तरह सन्नाटा था। उरम, जिसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग किया था, अब शांति से खड़ा था। उसने साबित कर दिया था कि कचरा कौन था, और उसने अपमान का जवाब शक्ति से दिया था।
सुनहरे बालों वाला लड़का दर्द से जमीन पर कराह रहा था। उरम का जूता उसके सीने पर पड़ा था। उरम ने ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए उपेक्षा भरे स्वर में पूछा, क्या यह वार्म अप कहने लायक भी है? कमरे में मौजूद बाकी सभी स्तब्ध थे। तभी ऊंचे कद का छात्र, जो इस समूह का नेता प्रतीत होता था, क्रोध से लाल हो गया। उसके नथुने फड़क रहे थे। ओए बदमाश! वह गुर्राया। उसकी बगल में खड़ी नारंगी बालों वाली लड़की और उसके साथी के चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक गहरी साजिश का भाव था। ऊंचे कद के छात्र ने अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ उरम की ओर एक कदम बढ़ा। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है? उसने पूछा। उरम ने बिना किसी डर के आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्या तुम बहरे हो? क्या मुझे फिर से कहना चाहिए? और फिर एक ठंडी स्पष्ट आवाज में उसने दोहराया, तुम सब कचरे के टुकड़े हो। ठीक उसी पल लंबी सफेद बालों वाली लड़की यूरी शांत लेकिन आधिकारिक लहजे में दृश्य में प्रवेश करती है। उसने गंभीर चेहरे के साथ उरम और अन्य छात्रों को देखा। तुम अभी क्या कर रहे हो? यूरी ने पूछा। क्या तुम सच में क्लासरूम में लड़ रहे हो? नारंगी बालों वाली लड़की को तुरंत एक मौका मिला। उसने अपने फोन को दिखाते हुए, जहां अभी भी उस गिरे हुए छात्र का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तेजी से बात पलटने की कोशिश की। ओए, जरा तथ्यों को ठीक करो, वह ऊंचे कद के छात्र से बोली। तुम्हारी तरफ वाला ही उसे बुरी तरह पीट रहा है ना? उरम ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए इस निराधार आरोप पर बस एक हल्की सी उपेक्षा भरी नजर डाली। नारंगी बालों वाली लड़की ने विजयी मुस्कान के साथ आगे कहा, हमने यह सब वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया है। अगर हमने ये वीडियो होम रूम टीचर को दिखाया तो तुम्हें पता है वह आसानी से नहीं छूट पाएगा। उसने अपने फोन को हवा में लहराया, मानो वे उनका अंतिम हथियार हो। यूरी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखें क्षण भर के लिए नीले रंग के अलौकिक तेज से चमक उठी। नारंगी बालों वाली लड़की के हाथ में मौजूद फोन अचानक क्रैक की आवाज के साथ फट गया। क्या? वे अविश्वास में चिल्लाई। यह क्या? यह किसके लिए था? उसने टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मुझे यह फोन लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। यूरी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। उसने बिना किसी शारीरिक संपर्क के केवल अपनी शक्ति से उनके साक्ष्य को नष्ट कर दिया। यूरी ने इस अराजकता को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है, अपनी सीटों पर वापस जाओ। उरम ने दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़ा रहा, एक धीमी गंभीर नजर चारों ओर डाली। ऊंचे कद के छात्र ने, जिसके चेहरे पर अब पूरी तरह से गुस्सा और लाचारी झलक रही थी, उरम की ओर देखते हुए आखिरी धमकी दी, ओए, बस इंतजार करो। उरम ने बिना कुछ बोले केवल मौन में उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कक्षा का यह छोटा युद्ध विराम पर था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कक्षा में उपद्रव और टकराव के बाद वहां एक अजीब सी शांति छा गई थी। उरम और यूरी दोनों ही क्लासरूम से बाहर स्कूल के बरामदे या रास्ते पर खड़े थे। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। यूरी अपने लंबे सफेद बालों में शांत लेकिन तीखे लहजे में उरम से मुखातिब हुई। तुम थोड़ी देर के लिए शांत थे? क्या तुम्हें अपनी उस कीमती शक्ति दिखाने की खुजली हो रही थी? उरम ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह अपनी शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस उन्हें थोड़ा डराना चाहता था, उरम ने कहा। वे एक साथी सहपाठी को तंग कर रहे थे। क्या मुझे बस देखते रहना चाहिए था? यूरी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने उरम को देखा और कहा, यह जगह उस दुनिया से अलग है जिसमें हम रहा करते थे। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या यह समय नहीं है कि तुम खुद को अनुकूलित अडेप्ट कर लो? उरम अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसने अपना सिर अस्वीकृति में हिलाया। नहीं, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। यह दुनिया अलग नहीं है। उसने अपनी आंखें घुमाई, मानो भीतर से एक गहरा संकल्प उभरा हो। अगर इस तरह के व्यवहार को नजरअंदाज करना वही है जिसे तुम अनुकूलन कहते हो। उरम ने यूरी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अटल प्रतिज्ञा थी। तो फिर मैं ही दुनिया को बदल दूंगा। एक क्षण के लिए यूरी के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव आया,
लेकिन फिर उसने अपने होंठ भींच लिए। उरम ने अपना संकल्प दोहराया था, वह इस नई दुनिया में दूसरों की तरह चुपचाप नहीं रहेगा। स्कूल के पीछे की सुनसान गली में, जहां दीवारों पर पुरानी ईंटों के निशान थे, पराजित छात्रों का समूह जमा था। सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसे उरम ने सबसे बुरी तरह पीटा था, जमीन पर बैठा था। उसके चश्मे वाला दोस्त डोंगक्यू भी बगल में बैठा था। सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसका नाम शायद मोरन था, जोर जोर से हंसते हुए अपने घावों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। आह, हा हा, ये बहुत ही शर्म की बात हुई। उसके साथी, जो अब उसे सहारा दे रहे थे, अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यार, सच में बकवास बंद करो। सुनहरे बालों वाले लड़के ने दर्द में कराहते हुए कहा कि उन्हें उस छात्र, जिसे पहले गिराया गया था, की रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए थी, जब वह मूर्खों की तरह जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। एक और छात्र, जिसने अपना गुस्सा सिगरेट पीने में निकाला, गुस्से में भुनभुनाया, वह कमीना, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तभी ऊंचे कद का छात्र, जो समूह का नेता था, अपनी बाहें बांधे हुए गुस्से से बोला, और तुम लोग क्या करोगे? उसने स्वीकार किया कि उरम ने लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया था। सुनहरे बालों वाले लड़के ने तुरंत सफाई दी। मां, मैंने बस अपना गार्ड नीचे कर दिया था, बस। उसने कसम खाई कि अगर वे दोबारा लड़ेंगे तो वह उसे गंभीरता से मार पीट कर अधमरा कर देगा। समूह के नेता ने अपनी बाहें खोलकर सख्त आवाज में हुक्म दिया, लड़कों को बुलाओ। उसने जोर देकर कहा कि वे उरम को यूं ही नहीं छोड़ सकते। उसे ऐसा सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वह दोबारा ऐसी कोशिश करने के बारे में सोचे भी नहीं। फिर वह डोंक्यू, चश्मे वाला लड़का, जो अब डर से कांप रहा था, की ओर मुड़ा। नेता ने उसके सिर को पकड़कर नीचे झुकाया और कहा, अरे डोंक्यू, उसने धीमी धमकी भरी आवाज में पूछा, तुमने वह सब सुना है ना? स्कूल के बाद अपनी जिम्मेदारी लो और उसे खाली मैदान में ले आओ। सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसने सिगरेट पीते हुए धमकी दी थी, मुस्कुराया और बोला, हाँ, हे, कोई भी केवल संख्या बल के खिलाफ नहीं जीत सकता। नेता ने डोंक्यू के लिए अंतिम और निर्णायक शर्त रखी, वह तुम्हारा दोस्त है ना? और अंत में एक सर्द चेतावनी दी, अगर तुम उसे नहीं लाए तो तुम मरोगे। डोंक्यू, जिसके चेहरे पर भय और लाचारी का भाव था, अब दो बुराइयों के बीच फंस गया था। उरम के कारण उसका अपमान हुआ था और अब उसे उरम को मौत के जाल में फंसाना था। फिर दूसरे सीन में कक्षा 2 के दरवाजे पर उपद्रवियों से मिली धमकी के बाद डोंगक्यू, चश्मे वाला छात्र, गहरे सदमे और भय में था। उसकी आंखों में अब भी वह डर झलक रहा था। अगले दृश्य में उरम और डोंक्यू कक्षा के गलियारे में थे। डोंक्यू ने लड़खड़ाती हुई आवाज में उरम को संबोधित किया, ऊह, ऊ उरम। डोंक्यू ने अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए आभार व्यक्त किया, पहले मदद करने के लिए धन्यवाद। उरम ने शांत भाव से जवाब दिया, उसकी आवाज में कोई अभिमान नहीं था, जिक्र मत करो, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। यह सुनकर डोंक्यू थोड़ा हिचकिचाया। वह अपनी बात शुरू करने के लिए शब्द खोजने लगा। तो असल में, उसने थोड़ा कांपते हुए कहा, मैं अपने आभार के टोकन के तौर पर, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ अच्छा खिला सकता हूं। तुम क्या कहते हो? स्कूल के बाद अगर तुम्हारे पास समय हो। डोंक्यू की मुट्ठी कस गई थी। उसके हाथ पर चोट के निशान थे, जो शायद पुरानी पिटाई के कारण थे। उरम ने खुशी से डोंक्यू को गले लगा लिया। उसकी प्रतिक्रिया डोंक्यू की उम्मीद से कहीं अधिक उत्साहपूर्ण थी। बहुत बढ़िया लगता है, मुझे तो ट्योक-बॉक खाने की इच्छा हो रही थी। उरम ने फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, लगता है उन लोगों ने अभी भी सबक नहीं सीखा है। हम कहां जा रहे हैं? ओह, ठीक है, इसे क्लास प्रतिनिधि यूरी से गुप्त रखना, ठीक है? डोंक्यू को डर के मारे पसीना आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। इसके बाद दृश्य स्कूल के बाहर एक खाली मैदान में स्थानांतरित हो गया। वहां पहले से ही छात्रों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था, जिसका नेतृत्व वही ऊंचे कद का छात्र कर रहा था। उसके साथ वह छात्र भी था जिसने सिगरेट पीकर धमकी दी थी। सिगरेट पीने वाले छात्र ने आसमान में डूबते सूरज की रोशनी में मुस्कुराते हुए कहा, आह, वह आ गया। ऊंचे कद का छात्र
अविश्वास से बोला, क्या सचमुच? उरम अनजाने में अपने विश्वासघाती मित्र के साथ उस जगह पर कदम रख चुका था जहां कई सारे छात्र उसका इंतजार कर रहे थे। ये एक ऐसे जाल में फंसना था जिसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला था। स्कूल के पीछे डूबते सूरज की सुनहरी नारंगी रोशनी में उरम उस खाली मैदान पर पहुंच चुका था। उसे अभी भी लग रहा था कि वह अपने नए दोस्त के साथ ट्योकबॉक खाने जा रहा है और वह इस बात से बेखबर था कि वह एक घातक जाल में फंस चुका है। सामने खड़े छात्रों के समूह को देखकर उरम थोड़ा हैरान हुआ। उसकी चाल धीमी हो गई। सिगरेट पीने वाला छात्र जो दूर से उरम को आते देख रहा था, मुस्कुराया। ऊंचे कद के नेता ने पूछा, क्या सचमुच वह आ गया? उरम अपनी आदत के अनुसार अपनी गर्दन को सहलाता हुआ चारों ओर देख रहा था। उसने शायद सोचा कि यह कोई सामान्य भोजन का स्थान होगा, क्योंकि उसने बेफिक्र होकर पूछा, क्या यही वह प्रसिद्ध ट्योकबॉक वाली जगह है? सामने खड़े गुंडों के समूह में से एक हरे बालों वाला आगे आया और व्यंग्य से उरम से पूछा, क्या तुम ही वह आदमी हो जो खुद को एक कठिन लड़ाका समझता है? उरम के चेहरे पर अब भी भ्रम का भाव था, लेकिन वह जल्दी ही स्थिति को भांप गया। पीछे खड़े उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी, ऊंचे कद का छात्र और उसके दोस्त फुसफुसाए, वह क्या बकवास कर रहा है, यह पागल कमीना। और उन्हें समझ आ गया, लगता है उस छोटे से कमीने डोंक्यू ने झूठ बोलकर इसे यहां फंसाया है। उन्होंने उरम पर दया दिखाते हुए कहा, तुम्हारे लिए बुरा लगा दोस्त, हम यहां ऐसी चीजें नहीं परोसते हैं। उरम ने अपने चारों ओर नजर डाली। उसकी आंखों में अब पूरी सच्चाई थी। यह ट्योकबॉक नहीं, बल्कि बदले की दावत थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था कि तुम सब कचरे के टुकड़े हो। इस पर भीड़ में से एक गंजा छात्र, जिसकी बाईं आंख पर निशान था, सामने आया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह उरम को पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक साइको समझ रहा था और उसने पूछा, वह तो पूरी तरह से साइको है। हे, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उरम ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसका चेहरा शांत और दृढ़ था। उसने अपनी उंगली उस समूह की ओर उठाई। बकवास बंद करो और मेरे पास आओ, मेरे पास समय कम है। उसने अचानक अपने निजी जीवन की एक संवेदनशील बात का उल्लेख किया, जो उसकी तेजी की वजह थी। अगर मैं देर से घर जाता हूं तो मेरी बहन चिंतित हो जाती है। यह घोषणा उस बड़े समूह के लिए एक और अपमान थी। उरम उन्हें इतनी जल्दी निपटाने की बात कर रहा था कि उसकी बहन को देर ना हो। यह उरम के आसन्न वर्चस्व और उसकी अटूट शक्ति का प्रमाण था, जिससे अब खाली मैदान पर एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। तुम लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा बताना जरूर, और यह वीडियो कैसा लगा वो भी बताना जरूर। और वीडियो खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है तो कर देना, ताकि हमें और वीडियो डालने का मोटिवेशन मिल सके। और तुम्हें इस चैप्टर में कौन सा मूवमेंट पसंद आया बताना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।